नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन वीडियो होगा। ये आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है तो वो भी देखना होगा आप लोगों को। न्यूज़पेपर से पहले मैंने आर्टिकल एक अपलोड कर दिया था चैनल पर, उसको ज़रूर फॉलो किया कीजिए। आज GS2 आपका जो पेपर होता है मेंस में, GS2, उसमें एक टॉपिक है ऊर्जा, एक एनर्जी का टॉपिक ही है और वो अलग अलग ऊर्जाओं से, जैसे सोलर एनर्जी और उसके बाद से परमाणु एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब से सवाल पूछता रहता है आपके एग्ज़ाम में। तो आज मैंने परमाणु एनर्जी आर्टिकल में पढ़ाया है आपको डिटेल में, उसको न मत छोड़िएगा क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है, इजराइल टेल्स पैलेस्टीनियन टू लीव नॉर्दर्न गाजा। उन्होंने, इजराइलियों ने पैलेस्टीनियंस को बोला है कि नॉर्दर्न जो गाजा का इलाका है उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा इजराइल के मैप को, तो मैं बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर इजराइल है इसी तरह का है तो इसमें गाजा पट्टी कहाँ पर आता है, तो गाजा पट्टी आता है आपका इस तरफ। यहाँ पर एक पतली सी परत है, पतली सी पट्टी है जो करीब में 45 किलोमीटर लंबी है और कहीं पर 10 किलोमीटर चौड़ी है तो कहीं पर 6 किलोमीटर मात्र चौड़ी है। ये भूमध्य सागर के तट पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर के तट पर है गाजा पट्टी। यहीं से हमास ने अटैक किया इजराइल के शहरों को, जो यहाँ से बॉर्डर से लग के थे सारे शहर, उन सारे पर अटैक किया गया, नरसंहार किया गया। एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जहाँ पर 200 इजराइलियों को मारा गया। उसके बाद से इजराइल ने काउंटर अटैक किया और ख़तरनाक लेवल पर युद्ध चल रहा है। यानी कि युद्ध का जो लेवल है वो बहुत ही भीषण स्तर तक पहुंच गया है। इजराइल ने लगभग में इसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया है, बंद कर दिया है। खाना, ईंधन, बिजली, सब चीज़ की आपूर्ति रोक दी गई है। आपको एक चीज़ बताता हूँ गाजा पट्टी के बारे में। ये जो गाजा पट्टी का इलाका है ये दुनिया का तीसरा सबसे सघन आबादी का इलाका है। इस छोटे से इलाकों में 10 से 15 लाख लोग रहते हैं। कितना मैंने बोला, 10 से 15 लाख लोग रहते हैं। सोचिए उतने सघन आबादी में अभी बम्बार्डिंग चल रही है और अटैक होने की संपूर्ण संभावना है कि उस एरिया में ख़तरनाक लेवल का अटैक हो सकता है। इजराइल रिटेलिएट तो करेगा ही, बहुत सारे इजराइलियों को बंधक बनाकर वहाँ पर रखा गया है। तो इसके कारण से अब इजराइल ने बोला है कि आप गाजा पट्टी के नॉर्दर्न इलाके को, इसका नॉर्दर्न इलाका कौन सा होगा, तो इसका नॉर्दर्न इलाका ये वाला होगा। इसको इन्होंने बोला है कि आप खाली कर दीजिए क्योंकि हम अंदर प्रवेश करेंगे। और पहली बार जो है, इजराइल ने इससे पहले भी 2014 में भी कोशिश की थी, लेकिन पहली बार इतने बड़े स्तर पर ज़मीनी संघर्ष को लेकर इजराइल जा रहा है। कहाँ पर, तो जा रहा है आपका गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में ज़मीनी संघर्ष बहुत मुश्किल है, यानी कि ज़मीन पर लड़ना हमास के साथ बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि पूरा जो गाजा का इलाका है इसमें बहुत ही ज़्यादा सुरंगों का निर्माण किया गया है। सुरंग और जो सघन आबादी है और जो छिपकर गुरिल्ला वॉर होता है उसके लिए आइडियल कंडीशन बनाता है गाजा पट्टी, क्योंकि बहुत सघन आबादी है, हद से ज़्यादा वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, सुरंग हैं और कहाँ पर वो हमास तैयारी करके बैठा हुआ ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो इसके कारण से ये ज़मीनी संघर्ष अगर होता है तो ये खूनी संघर्ष होगा, इतिहास में इसका नाम दर्ज हो जाएगा। इतने लोग इसमें मरेंगे कि उसका कोई और अंत नहीं रहेगा। तब गाजा से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं जिस टॉपिक पर ले जाता हूँ। एग्जामिनेशन में कभी भी डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे जाते हैं मेंस में, वो इनडायरेक्टली पूछ लेगा कि इससे ये बताइए कि ये जो अभी मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है इसका इंडिया, अरब और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था G20 में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। या फिर आपसे पूछा जाता है कि शरणार्थी संकट जो है वो किस प्रकार से गहरा सकता है, रिफ्यूजी का जो संकट है, जो रिफ्यूजी होते हैं उनका संकट किस प्रकार से गहरा सकता है, किसके कारण से, तो गाजा और इजराइल के कन्फ्लिक्ट के कारण से। अब देखिए गाजा स्ट्रिप का जो मैंने मैप बनाया था, ये छोटा सा इलाका, यहाँ से एक ही देश में आप जा सकते हैं अगर इजराइल से बाहर जाना। तो कौन सा देश है, वो है मिस्र। तो यहाँ से लोग कहाँ पर जा सकते हैं, मिस्र में जाएंगे, लेकिन वही बैरिकेड अगर खोलता है इजराइल तो जाएंगे। इनको धमकी दे दी गई है कि खाली कीजिए। तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि शरणार्थी संकट क्या है और ये किस प्रकार से प्रभावित करता है। और कल हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उनका बयान भी आया है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष का कोई भी प्रभाव कहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो उसका कोई भी प्रभाव कहाँ पर नहीं पड़ेगा, तो अपने इंडिया, अरब और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं हम, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर उसको नाम दिया गया है। तो
तो इन दो चीज़ों को मिलाकर एक न्यूज़ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा क्योंकि दोनों के दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ध्यानपूर्वक समझिएगा इस टॉपिक को, थोड़ा सा सेंसिटिव होकर। देखिए, अभी बहुत सारे लोग आप में से समझ नहीं पाएंगे कि शरणार्थी संकट क्या होता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, किस गाँव में जाना है, किस शहर में जाना है, किस देश में जाना है, कुछ भी नहीं पता हो, बस आप अपने सामान और अपने प्रियजनों के साथ भटकते रहें एक देश से दूसरे देश। इमेजिन कीजिए ज़रा एक सेकंड के लिए, सिहर जाएंगे कि क्या स्थिति होती है शरणार्थियों की। तो वही कदाचित स्थिति है यहाँ भी। इसको समझने की ज़रूरत भी है कि शरणार्थी संकट जो है ये मानवीय संकट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मानव के जन और माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। क्या है कि UNHRC के अनुसार, यूनाइटेड नेशन शरणार्थी आयुक्त जो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अनुसार क्या होता है, शरणार्थी वो होता है जिससे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश से पलायन हेतु विवश किया गया हो तथा वह किसी अन्य देश में विस्थापित होकर रहने लग गया हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं शरणार्थी। जो शरण के लिए भटक रहा हो उसी को शरणार्थी कहा जाता है। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। शरणार्थी संकट जो है ये क्यों होता है उत्पन्न, इस पर भी हम लोग चलेंगे क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। आधुनिक वैश्विक शरणार्थी संकट की उत्पत्ति सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। और इसके दौरान शरणार्थी कौन बने थे, तो सबसे ज़्यादा यहूदियों को शरणार्थी बनना पड़ा था क्योंकि उन्हीं को पूरे यूरोप से विस्थापित कर दिया गया था। पूरे यूरोप में उनका मैसेकर चल रहा था, उनको मारा जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण से सबसे बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ गया था। उसके बाद से 1971 का बांग्लादेश वॉर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा शरणार्थी संकट आया था और भारत पर संकट आ गया था क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन्होंने अपने ही देश के लोगों पर मैसेकर शुरू किया था और वहाँ से लोग भाग भाग कर कहाँ पर आ रहे थे, तो अपने पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भरते जा रहे थे। तो उसके कारण भी शरणार्थी संकट बहुत बड़े स्तर पर व्याप्त हुआ था। तो क्या केवल युद्ध के कारण ही शरणार्थी संकट होता है? नहीं, बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, उसको भी समझेंगे। शरणार्थियों के साथ संबद्ध समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं शरणार्थी लोग, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, आप ऐसे समस्या बना सकते हैं बीच में। इधर पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, इधर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इधर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं और इधर चौथा पॉइंट, ऐसे ही करके लिखना चाहिए। कैसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी होती है। ये मैं रोज़ बताता हूँ ताकि आपको आंसर फ्रेम करने में आसानी हो। आधुनिक राष्ट्र राज्य के सिद्धांत के अनुसार एक नागरिक के लिए किसी न किसी राष्ट्र की सदस्यता अनिवार्य है। एक नागरिक होने के लिए किसी न किसी राष्ट्र की सदस्यता आपको अनिवार्य होती है कि आप किस देश के रहने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ यही पूछा जाता है। लेकिन जिस देश के रहने वाले हैं उसी देश में अगर मैसेकर चल रहा हो, मार कटाई चल रही हो, युद्ध चल रहा हो, भयानक भूकंप चल रही हो, या सूखा पड़ गया हो, या जल नहीं मिल रहा हो, कुछ भी हो गया हो, तो उस देश को अगर आपको छोड़ना पड़ता है तो आप कहाँ जाएंगे? ज़रा इमेजिन कीजिए। राष्ट्र की नागरिकता के अभाव में वह उस देश में मिल गए अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके साथ ही अन्य देशों में उसे घुसपैठिए शरणार्थी तथा अराजकत्व के रूप में देखा जाता है। यही स्थिति शरणार्थियों को अत्यंत सुभेद्य बनाती है। वर्तमान समय में सीरिया संकट, रोहिंग्या शरणार्थी, चकमा शरणार्थी इत्यादि मुख्य शरणार्थी समूह हैं और अभी गाजा के लोगों को भी पलायन करना पड़ सकता है, तो ये भी शरणार्थी ही हो जाएंगे। ओके, शोषण होता है उनका। राज्य विहीन होने की स्थिति में इन शरणार्थियों पर आर्थिक संकट, भूख, महामारी, कुपोषण इत्यादि की समस्या बनी रहती है। अतः आर्थिक तथा भूख की व्यवस्था के कारण यह शरणार्थी शोषण हेतु अत्यंत सुभेद्य हो जाते हैं। इनका मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम, यौन शोषण इत्यादि सब कुछ होता है इनके साथ। जिसके पास कोई अपना कुछ नहीं होता, उसके सारी समस्याएं उसी के लिए होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो शरणार्थियों को देश जहाँ वे शरण लिए होते हैं द्वारा हिंसक कार्रवाई का शिकार भी होना पड़ता है शरणार्थियों को। अधिकारों का अभाव होता है, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि उस देश के रहने वाले नहीं होते हैं जहाँ पर ये जाते हैं। शरणार्थी जिस देश के निवासी होते हैं उस देश को छोड़ चुके होते हैं तथा वे जिस देश में शरण हेतु जाते हैं वहाँ के निवासी नहीं होते हैं। इस स्थिति में दोनों ही देशों में उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह एक मानव के रूप में उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है कि वो मानव नहीं है, केवल और केवल क्या है, एक नागरिक बनकर रह गए हैं। कहीं कहीं नागरिक तो किसी देश के नागरिक बनकर रह गए हैं। इंसान तो है ही ना वो, भले ही कहीं का भी हो। ये एक पक्ष में बता रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है जिस देश में जा रहा हूँ उस देश की अपनी ही सारी समस्याएं हों कि वो बाहर के लोगों को और खाना नहीं खिला सकता हो बिठा के, या अपने यहाँ जगह नहीं दे सकता हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये भी दोनों पक्ष को आपको जानना पड़ेगा। अपराध में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? अपराध में वृद्धि है अगला समस्या। भूख, महामारी इत्यादि समस्याओं से ग्रस्त अधिकांश शरणार्थियों की प्रवृत्ति आपराधिक हो जाती है, जिससे वे शरणार्थी क्षेत्र में अराजकता का वृद्धि करते हैं, अराजकता वृद्धि का कारण बनते हैं। कि देखिए, भूखा आदमी है तो कुछ भी तो करेगा।
कई बार शरणार्थी संगठित आपराधिक गतिविधियों तथा आतंकवादी समूहों में संलग्न होकर एक बड़ा संकट बनाते हैं। जैसे जो भारत में रोहिंग्या जो थे उनको जगह नहीं दिया गया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया कि ये बहुत सारे आतंकवादी संगठन से इनका संबंध सामने आ रहा था। भारत सरकार ने बताया, IB का भी रिपोर्ट था, इसलिए इनको जगह नहीं दिया गया था भारत में। और वैसे भी हमारे देश में तो इतने शरणार्थी आते हैं बाहर से कि हम कहाँ से उनको जगह दें। और जहाँ भी रखते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के जो जनजाति वो समूह होते हैं वो भारत के ही लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते अपने क्षेत्रों में, तो बाहर के रोहिंग्याओं को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। तो इसको लेकर भी भारत सरकार ने आगाह किया था कि नहीं, हम इनको नहीं रख सकते हैं अपने देश में, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो वैसे ही वल्नरेबल है थोड़ा सा, और वैसे ही वहाँ पर विवाद होते रहते हैं सामाजिक स्तर पर, इसलिए रोहिंग्याओं को हम जगह नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता होगा ये चीज़। स्थानीय निवासियों से तनाव हो जाता है, संसाधन को लेकर तनाव बढ़ जाता है स्थानीय निवासियों से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रोजगार तथा निवास की प्रतिस्पर्धा के कारण इन शरणार्थियों का स्थानीय निवासियों के साथ निरंतर तनाव बना रहता है। भारत में रोहिंग्या शरणार्थी, बांग्लादेश से आए चकमा शरणार्थी के कारण असम में हो रहा संघर्ष विश्वविदित है। असम में जो संघर्ष है वो आज तक चल ही रहा है कि CAA NRC जो लाया गया था और वहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो बनाया गया था, NRC जो बनाया गया था, NRA लिख दिया मैंने, NRC, ये भी क्यों बनाया गया था, ताकि असम के जो मूल निवासी लोग हैं, जो असम में बहुत पहले से रहते आए हैं, उनका एक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। और जो बाहर से लोग आए, खासतौर से बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, उनके लिए हम ये करें कि भाई वो अपनी अपनी जगह पर लौट जाएं, हमारे असम में उनके लिए जगह नहीं है। इसके लिए भी NRC वहाँ पर बनाया गया था। तो ये सब किस चीज़ को दिखाता है, शरणार्थी संकट से जो उत्पन्न संकट है उसको दिखाता है आपको, कि एक शरणार्थी जहाँ पर किसी भी राज्य में बढ़ जाएंगे तो उस राज्य के कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इस चीज़ को आपको दिखाता है। ओके, वर्तमान विश्व में मुख्य शरणार्थी संकट कौन कौन सा रहा है, तो बहुत सारे हैं। 2011 से सीरिया से लेकर अफगानिस्तान, सीरिया, म्यांमार, अजरबैजान, वेनेजुएला और अभी वर्तमान में गाजा, बहुत सारे जगहों से पलायन होता रहा है हमेशा, और ये सब जगहों पर शरणार्थी संकट बनता है। निदान के लिए क्या क्या किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 बनाया गया था। 1948 का मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, इसी से UPSC में सवाल पूछा गया था PT में, सार्वभौमिक घोषणा से, और मैंने परसों पढ़ाया भी था आपको सार्वभौमिक घोषणा। अनुच्छेद 14 पर आधारित यह अभिसमय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुपक्षीय संधि है जो उत्पीड़न से विवश होकर अन्य देशों में शरणागत हुए व्यक्तियों का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। यह अभिसमय शरणार्थी शब्द को परिभाषित करता है। यह निर्धारित करता है किस श्रेणी के अपवादक शरणार्थी होंगे। उदाहरण अर्थात युद्ध अपराधियों को शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो वॉर के क्रिमिनल होते हैं उनको शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह भी समय शरणागत की रक्षा तथा उसके अधिकार के संरक्षण में राष्ट्र को उत्तरदायित्व को भी निर्धारित करता है कि आपके यहाँ अगर कोई शरणागत कोई आया है बाहर से, तो उसकी रक्षा के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी ये जो आपका अभिसमय है 1951 का, ये बात करता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 स्पष्ट रूप से जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह से संबद्ध या राजनीतिक गतिरोध के कारण उत्पीड़न शरणार्थियों को संरक्षण देता है कि किसी भी कारण से अगर शरणार्थी आपके देश में आए हैं तो उनके रखने का जगह और उनको संरक्षित करने का अधिकार कर्तव्य बनता है जिस भी देश में गए हैं वो। ओके, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला है भारत तथा शरणार्थी संकट। अब भारत के लिए कौन कौन सा शरणार्थी संकट रहा है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत भी शरणार्थी संकट से ग्रस्त है। यहाँ पर अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि स्थानों से शरणार्थी भारत में आते रहते हैं। रोहिंग्या और चकमा शरणार्थी, चकमा कहाँ से आए थे, तो ये बांग्लादेश से आए थे वर्तमान के, और रोहिंग्या कहाँ से आए थे, तो ये म्यांमार में उनका उत्पीड़न हुआ था तो वहाँ से आए थे। ओके, असम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अत्यंत तनाव देखने को मिलता है इनके कारण। असम और बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा शरणार्थी आए इन सब जगहों से, और इसके कारण से तनाव भी देखने को मिला है। असम में लाया गया NRC जैसे कानून जो भारी विवाद का कारक रहे, उनके मूल में शरणार्थी संकट ही है। चूँकि भारत अभी विकासशील है, यहाँ खुद ही गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, रोजगार जैसी समस्याएं हैं, तो बाहर से और भी लोग आएंगे तो हम उनको यहाँ पर नहीं दे सकते हैं जगह। तो यही चीज़ भारत सरकार भी मानती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय 1951 को हस्ताक्षरित नहीं किया। अब यहीं से आपका सवाल पूछेगा कि जो UNHRC का शरणार्थी का अभिसमय है 1951 का, क्या भारत ने इसको हस्ताक्षर किया है? तो भारत इस पर साइन नहीं किया आज तक। क्यों नहीं साइन किया है हमने? क्योंकि हम मानते हैं कि हम अभी इन सब चीज़ों का पालन नहीं कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। हाल ही में भारत द्वारा
नागरिकता संशोधन अधिनियम जो सीए 2019 में पारित किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया था, द्वारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 तक शरणागति प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें नागरिकता प्रदान करने की बात की कि 2014 तक इस देश से गैर मुस्लिम जो शरणार्थी आए हमारे देश में, क्योंकि ये सारे लगभग में इस्लामिक देश हैं, तो इन यहाँ से गैर मुस्लिम जो भी आए हमारे देश में शरणार्थी आए, उनको 2014 से पहले तक 2015 से पहले तक एक्चुअली में, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम नागरिकता दे सकते हैं और उनको रख सकते हैं अपने देश में, लेकिन उसके अलावा हम नहीं दे सकते किसी को नागरिकता। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा शरणार्थी से जुड़ी हुई चीज़ों को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही गाजा में संघर्ष शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग शरणार्थी बन जाएंगे। अब ओके, चलिए अगले टॉपिक पर चलते। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट विल नॉट अफेक्ट द IMEC। क्या होता है ये? IMEC का फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। एक मिनट रुक जाइए, मैं पेन बदल देता हूँ। IMEC का मतलब तो पता चल गया होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC को इफेक्ट नहीं करेगा कौन सा चीज़? तो जो वेस्ट एशिया में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इफेक्ट नहीं करेगा। वेस्ट एशिया तो पता चल ही हो गया, पश्चिमी एशिया का कन्फ्लिक्ट का क्या तात्पर्य है। अभी इजराइल और किसका? तो हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और हमास और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ही भीषण स्तर तक पहुंच रहा है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके कारण हो सकता है कि भारत का जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो खतरे में पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हमारे किसने बोला है? तो हमारे वित्त मंत्री महोदया ने बोला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विथ ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लिगार्ड एट RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ऑन फ्रंडे G20 का एक छोटा सा बैठक मराकेश में, वहीं पर इन्होंने बयान दिया कि इस सब चीज़ों से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीट था ये, इसको ध्यान रखते हैं मराकेश में। मराकेश कहाँ है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ये आपको पता होगा मराकेश संधि वगैरह के बारे में। गवर्नमेंट मल्स पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स। देखिए सेमीकंडक्टर चिप को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं, कभी भी ज़रूर पूछा जाएगा। आज पूछा जाए, कल पूछा जाए, लेकिन PT और मेंस में आपको इससे जुड़े हुए सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर जो भारत की महत्वाकांक्षा जो भारत की है सेमीकंडक्टर को लेकर, वो बहुत ही विशाल है। हमारी महत्वाकांक्षा है कि हम अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करें। और कौन सा सेमीकंडक्टर? देखिए सेमीकंडक्टर चिप जो होते हैं 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल लॉजिकल चिप जो होता है, जो आपका छोटे छोटे कंप्यूटर और फ़ोन इन सब में यूज़ होता है। एक होता है आपका मेमोरी चिप जो मेमोरी के तौर पर काम करता है, मेमोरी चिप होते हैं। और एक होता है तीसरा आपका एडवांस चिप जो होता है, ये उस चिप की बात कर रहा है जो वॉर के लिए जो युद्धक सामग्री बनाई जाती है उनमें यूज होता है। जो हाई लेवल के AI इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले इक्विपमेंट, उनके लिए यूज होता है। जो रोबोटिक्स के लिए जो चिप यूज होता है, वो सब किस में आते हैं? तो सब के सब आते हैं एडवांस चिप में। और भारत में ये दुर्भाग्य रहा है हमारा कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में बहुत गिने चुने हुए देश हैं, मुश्किल से 2 से 3 या 4-5 ऐसे देश हैं जो चिप के निर्माण में थोड़ी बहुत महारत है उनकी। बाकी दुनिया में चिप का निर्माण नहीं के बराबर में होता है। जैसे चिप बनाने में सैमसंग को महारत हासिल है। जो डिस्प्ले आप आईफोन का भी डिस्प्ले देखते हैं, अगर आपके पास आईफोन है उसका भी डिस्प्ले देखते हैं तो वो कहाँ पर बनता है? आईफोन भी अपना डिस्प्ले सैमसंग से ही खरीदता है, आपको पता होना चाहिए। एप्पल डिस्प्ले जो है वो सैमसंग के खरीदता है। और सैमसंग जो है वो चिप बनाने में भी महारत है उसको। चिप का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? छोटा सा देश है ताइवान में होता है इसका उत्पादन। और अमेरिका, USA, चीन, भारत और बहुत सारे दुनिया के देश हैं जो चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में हमारा एक बोलबाला हो। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर आने वाले युग का क्या बोलते हैं कुंजी होगी। अगर आने वाले युग में आपको खुद को प्रतिस्थापित करना है, दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनना है, तो किसी एक चीज़ पर अधिकार करना हो तो कौन सा चीज़ है? वो तो सेमीकंडक्टर है। क्योंकि आने वाला समय जो होगा, आज से 10 साल पहले आप इमेजिन कीजिए वीडियो कॉल की कितना प्रचलन था। स्काइप वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ भी होता था, लेकिन वीडियो कॉल का कोई प्रचलन नहीं था। आज के दौर में क्या होता है? आज के दौर में इंटरनेट का कौन सा प्रचलन है? आज से 10 साल पहले इमेजिन कीजिए आप कहाँ पर थे। उस समय इंटरनेट का कितना प्रचलन था। फेसबुक चलाते थे छोटे वाले फ़ोन में हम लोग, याद कीजिए छोटा सा फ़ोन होता था। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तो आने वाले 10 साल बाद दुनिया कहाँ पर जाएगी ये किसी को अभी पता भी नहीं है। AI का युग शुरू होने वाला है। ऐसी मशीनें बनेंगी जो ऑटोमेटिक सब कुछ करेंगी। ऐसे गन्स बनेंगे, ऐसे तोप बनेंगे, ऐसे वॉर के हथियार बनेंगे, इक्विपमेंट बनेंगे जो अपने आप सब कुछ करेंगे। और उसके लिए रियल टाइम में
विद इन सेकेंड के 100वें हिस्से में डिसीजन लेने वाले चिप चाहिए और प्रोसेस करने वाले चिप चाहिए। अब उस चिप के निर्माण में जिसने भी महारत हासिल कर ली वो आने वाले समय पर अपना कब्जा कर लेगा। तो इसी को लेकर भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ इन्होंने कि 6 वर्किंग ग्रुप विच हैज़ बीन फॉर्म टू द इंडियन गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप हैव सबमिटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ दियर रिपोर्ट। इन्होंने जो एक 6 सदस्यीय मंडली बनाया गया था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के लिए अपना रिपोर्ट दो, तो उसने अपना पहला रिपोर्ट दे दिया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर सेड एडिंग दैट द रिपोर्ट recommendation including public private partnership to make semiconductor for AI application। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर क्या करे तो सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करे AI के लिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है ना, फॉर AI एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए अनुप्रयोगों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमें क्या बनाना पड़ेगा तो सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण को बढ़ावा देना होगा, नहीं तो हम केवल और केवल असेंबली लाइन बनकर रह जाएंगे पूरी दुनिया में। भारत सरकार यकीन मानिए भरसक प्रयास में लगी हुई है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास कर रही है। लेकिन हुआ क्या दुर्भाग्य हमारे साथ कि हमने ये प्रयास बहुत देर से शुरू किया है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी है उसके बाद हमने ये प्रयास सफलतापूर्वक शुरू किया है। उससे पहले भी हमने कोशिश की थी लेकिन हमें सफलता नहीं मिली थी। हाँ, उसके बाद हमने जी जान लगा दिया है कि हमें सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करना है तो करना है। सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कितना मुश्किल होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक लैब का निर्माण किया जाता है और उस लैब में एक जो सेमीकंडक्टर इतना सा दिख रहा है आपको, इसमें हो सकता है कि करोड़ों छोटे आईसी चिप लगे हों, आईसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे हों। आपके नाखून जो है छोटा सा, उस नाखून पर लाखों रखे जा सकते हैं। इतने छोटे स्तर के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उन सबको जोड़कर क्या बनता है, एक सेमीकंडक्टर चिप बनता है। तो यानी कि जो लैब बनता है वो जो लैब होता है वो उस लैब को बनाने की भी तकनीक अलग होती है। उस लैब का एयर जो होता है उसमें एक अगर कोई धूल का कण है तो वो धूल का कण हो सकता है कि 10-15 छोटे चिप को लेकर खा गया, वो बर्बाद कर देगा। तो वो लैब बनाने का भी एक तकनीक होता है जो भारत में वो फैब लैब स्थापित किया गया है, केरल में आई थिंक स्थापित किया गया है। तो सेमीकंडक्टर चिप को लेकर और क्या क्या भारत सरकार कर रही है इन सब चीज़ों को देखते हैं। कुछ पैसे भी एलोकेट किए भारत सरकार ने, सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी चला रही है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। हम देखिए क्या किससे शुरू किया इन्होंने शुरू किया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के पास संपन्न सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने के कई अवसर सामने आए, किंतु 60 के दशक में फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर फैब से पहली बार चूकने से लेकर 2000 के दशक के मध्य एक वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनी के हित में विनियामक और नौकरशाही की बाधाओं से चूकने हम 2000 के दशक के अंत में इंटेल के वैश्विक विस्तार से भारत वियतनाम के हाथ से दोबारा यह अवसर निकल गया। इसका एक संभावित कारण तात्कालिक सरकार की अपारदर्शी कार्यप्रणाली, दृष्टिकोण को अस्पष्ट करने और एक औपचारिक नीति का मसौदा तैयार, साधारण सी भाषा, इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। मतलब कि भारत के पास मौका था, भारत मौका चूक गया और चूकने के कारण ये हो गया कि चीन जैसे देश जो है वो सेमीकंडक्टर के निर्माण में काफ़ी आगे आ गए। ताइवान जो है वो तो वर्ल्ड लीडर है सेमीकंडक्टर के निर्माण में। अमेरिका में भी सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है लेकिन अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण नहीं होता है। आपको ये जानकर चंभा होगा कि कुछ साल पहले 2017-18 के आसपास IIT मद्रास ने शक्ति नामक एक प्रोसेसर बनाया था, ओके, लेकिन वो भी वर्ल्ड लेवल का प्रोसेसर नहीं था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और आगे भी बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आशाजनक शुरुआत के बावजूद भारत शुरुआती दिनों में प्रदर्शित क्षमता का लाभ उठाने में विफल रहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और कुछ अन्य प्रयोगशाला और संस्थान प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। BEL के पास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका लिमिटेड है, उसके पास इतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है कि सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कर सके, सीधी सी बात है, ओके। चंडीगढ़ के सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में भारत के VLSI फैब्रिकेशन प्लांट ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण में ताइवान से काफ़ी पहले उत्पादन शुरू कर दिया था, लेकिन 1989 में भीषण आग लगने के बाद यहां कई वर्षों तक बंद रहा और SCL में परिचालन को तेज़ी से फिर से शुरू करने में लगातार सरकार को अक्षमता इस बात की याद दिलाती है। हमारे पास चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड था, निर्माण होता था, वहाँ एक बार आग क्या लगी। हमारी सरकारें इतनी निकम्मी, इतनी अदूरदर्शी, इतना भ्रष्ट कि उन्होंने देखा ही नहीं कि इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं इसको फिर से बनाया जाए। सोचिए 1989 में जब हमने बनाना शुरू किया था, जब ताइवान जैसे देश सीख रहे थे बनाना, अगर आज हम बना रहे होते तो यकीन मानिए आज भारत की दिशा कुछ और ही होती।
सेमीकंडक्टर का निर्माण अपने देश में होता था, लेकिन एक छोटे से आग के कारण हमने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, जिसमें आज हम इतना संघर्ष कर रहे हैं उसको फिर से पाने के लिए। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आशाजनक शुरुआत के बावजूद रणनीतिक दृष्टि और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी ने इस क्षेत्र के प्रति स्पर्धात्मक बाधा उत्पन्न कर दी। परिणाम स्वरूप भारत सेमीकंडक्टर आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया और आज भी हम आयात पर ही निर्भर हैं। लेकिन मोदी जी ने बोला कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य इस प्रवृत्ति को उलटना और सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करना है। मोदी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अब हम, अगर हमें वाकई ये चीज़ मानिए आप कि देखिए, मैं किसी सरकार की तरफदारी तो कभी नहीं करता हूँ। कई सारे लोग तो मुझे बोल देते आप सरकार विरोधी हैं क्या, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये इनिशिएटिव बहुत पहले लेना चाहिए था। इमेजिन कीजिए 1989 में कौन रहे होंगे जिसने इतना ज़्यादा अक्षमता दिखाया कि फिर से उसको शुरू नहीं करवाया। उनको क्या पता ही नहीं था कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में पूरे दुनिया पर, लेकिन बर्बाद करके रख दिया सारा। और आज की गवर्नमेंट को फिर से इस चीज़ को जीरो से शुरू करने के लिए मशक्क़त करना पड़ रहा है, बहुत ही भीषण स्तर पर। आईसीएम की दूरदर्शिता और कार्रवाई, आईएसएम का दृष्टिकोण एक मजबूत घरेलू इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ओके, पारिस्थितिक तंत्र बनाने पर केंद्रित है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, उद्योगों को वैश्विक व्यवधानों से बचाता है। डिजिटल संप्रभुता, इस पर लेख लिखिएगा आज। क्या डिजिटल सॉवरेनिटी या डिजिटल संप्रभुता क्या होती है, और ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए और हमारे समाज के लिए किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इस पर आप हो सके तो आंसर राइटिंग कीजिए या इस पर लेख लिखिए। डिजिटल सॉवरेनिटी क्या होती है, पढ़िएगा इसको ध्यानपूर्वक एक बार और लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अन्य उद्योगों के विपरीत जहां मौजूदा घरेलू क्षेत्र को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ावा दिया गया है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र लगभग पूरी तरह से स्क्रैच से बनाया जा रहा है। ओके, सरकार के राजकोषीय प्रोत्साहन और नियामक समर्थन वैश्विक निवेशकों को भारत में अपने विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माता सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक दीर्घकालिक समर्थन को प्रोत्साहित भी करते हैं। बहुत सारे स्कीम भी चलाया गया है कि भाई आप आके शुरू करो, लेकिन नहीं शुरू हो पा रहा है। बहुत सारी कंपनियों ने निवेश शुरुआत में किया, लेकिन फिर उन्होंने हाथ खींच लिए। नीति निर्माताओं के अनुसार सेमीकंडक्टर उद्योग एक मूलभूत और मुख्य उद्योग है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजन में अत्यधिक योगदान देता है। सरकार ने वैश्विक सेमीकंडक्टर की कमी से अवसरों की हानि की पहचान की है, जिनसे उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है। सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की तात्कालिकता को महसूस किया जा रहा है। सोचिए, कल को अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है और वो पूरे दुनिया को ब्लैकमेल करने लग जाए कि हम किसी को भी अब सेमीकंडक्टर देंगे ही नहीं, तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जो भी आपका कार्यक्रम वगैरह चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का, सब धराशायी हो जाएगा एक दिन में। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि ये प्राणवायु होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का, और अगर आपके प्राणवायु पर किसी और का अधिकार है तो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। ये समझ में आ रही है चीज़ें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए सेमीकंडक्टर का घरेलू विनिर्माण आवश्यक हो गया है। चुनिंदा स्टार्टअप को डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के माध्यम से समर्थन दिया गया है और चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को आधुनिक बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इस संदर्भ में अमेरिका और जापान के साथ समझौते भारत की वैश्विक अपील और सेमीकंडक्टर विकास और प्रतिभा पोषण के लिए प्रतिबद्धता का भी उदाहरण देते हैं। भारत सरकार फिर से कोशिश कर रही है कि उसको बनाया जाए सेमीकंडक्टर्स को। इसको ध्यान रखिएगा कि क्या हुआ था और क्या है ये। और सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी चलाया है और उसके लिए पैसा भी आवंटित किया और फिर से उद्योग को शुरू करने की कोशिश भी कर रहे हैं हम। ओके, तो ये सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ सब कुछ बता दिया है मैंने लगभग में कि क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, किस प्रकार से भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। अपने देश में निर्माण होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका क्या प्रभाव है, और डिजिटल संप्रभुता, ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा और आंसर में भी लिखिएगा। अगला है बायोडिकम्पोजर। क्या होता है ये? देखिए, पराली की समस्या एक समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। पराली की समस्या के कारण क्या होता है, पराली जलाने के कारण प्रदूषण फैल जाता है और अभी आ रहा है, नवंबर से शुरू हो जाएगा और पूरा उत्तर भारत जो है वो गंभीर प्रदूषण के चपेट में आ जाएगा। एयर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बायोडिकम्पोजर को हेल्प करता है क्या पराली को ख़त्म करने में? पराली होता क्या है?
देखिए मशीन से जब धान काटा जाता है तो उसको नीचे से थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हाथ से भी काटते हैं तो नीचे से थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन मशीन से जब काटा जाता है तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर से वो काट लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए जला देते हैं, क्योंकि उनको गेहूँ का बुआई करना होता है तो उसको जला देते हैं वो खेत में। अब जलाने से क्या होता है, भीषण स्तर पर एयर पोल्यूशन फैल जाता है, धुआं हो जाता है चारों तरफ। तो बायो डिकम्पोजर नामक एक तकनीक बनाया गया कि भाई ऐसा करो, इसको छिड़क दो खेत में, इससे क्या होगा, जो आपका पराली है वो डिकम्पोज हो जाएगा, खेत के मिट्टी में ही मिल जाएगा। ओके, तो बायो डिकम्पोजर यही होता है। इसका क्या काम होता है मुख्य रूप से कि जो पराली है उसको क्या करता है, ये खेत में ही गला देता है, स्टेबल बर्निंग जिसको कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये छोटा सा आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था। और स्टेबल बर्निंग की समस्या पंजाब में क्यों ज़्यादा देखी जाती है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पंजाब सरकार का एक एक्ट है जिसके तहत ये बताया गया है कि 10 जून से पहले आप खेत में क्या कर सकते हैं, धान की बुआई नहीं कर सकते हैं। 10 जून क्यों रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वाटर को संरक्षित करने के लिए, ग्राउंड वाटर के कंजर्वेशन के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि भाई 10 जून से पहले आप खेत की बुआई नहीं कर सकते धान की, और बोरिंग से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, धान की बुआई देर से होती है। धान की बुआई देर होने से क्या हो जाएगा, धान की बुआई देर होने से क्या होगा, काटने का भी उनका देर हो जाएगा, धान को काटने में देर हो जाएगा। अब धान को काटने में देर होने से क्या होता है, गेहूं की बुआई के लिए उनको समय नहीं मिल पाता है। ओके, अब गेहूं भी बुआई करनी है उनको, तो अब वो क्या करते हैं, पराली को समाप्त करने की जगह पर, उनको गलने के लिए छोड़ने की जगह पर वो क्या करते हैं, आग लगाकर जला देते हैं, और फिर उसमें ट्रैक्टर चलाकर क्या करते हैं, तो ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर उसमें झट से गेहूँ की बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेबल बर्निंग खूब ज़्यादा होता है। तो पंजाब गवर्नमेंट का ये एक एक्ट जो है, एक भौम जल को संरक्षित करने के लिए ये जो अधिनियम बनाया गया है, ये अधिनियम कोड में काम करता है किस चीज़ का, तो पराली को खुले में जलाने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है एक्ट। और इस एक्ट को समाप्त भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौम जल का बहुत ही ज़्यादा दोहन होता है पंजाब में। हरित क्रांति का आपने दुष्प्रभाव में पढ़ा होगा कि भौम जल का बहुत ज़्यादा दोहन होता है, तो इसलिए पंजाब को वगैरह के इलाकों में भौम जल के दोहन को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट के कारण से स्टेबल बर्निंग होती है, पराली की बर्निंग होती है हद से ज़्यादा। तो ये समग्र दृष्टिकोण आपको पता चल गया होगा। 2-3 न्यूज़ भी डिस्कस किया मैंने। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।